में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करने वाले हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सेल्स विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, जिसका मोस्ट यूज्ड एग्जांपल गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल है। तो आइए गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल की कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नर्स्ट इक्वेशन के बारे में आइए हम सीखते हैं। इस 15 मिनट के छोटे से वीडियो में मैं आपको गैल्वेनिक सेल अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा और आप इसके न्यूमेरिकल करने की कंडीशन में भी आ जाएंगे। तो आइए हम इसको सीखते हैं। बच्चों, गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें लेफ्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं हम एनोड हाफ और राइट वाले पोर्शन को बोला जाता है कैथोड हाफ। जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है उसमें जिंक रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप होती है, और जो राइट हाफ सेल होता है उसमें कॉपर रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप होती है। दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ने के लिए एक कंडक्टिंग वायर का यूज किया जाता है, जिसमें ये बल्ब मैंने जोड़ा हुआ है। जब तक करंट फ्लो करेगी तब तक ये बल्ब जलता रहेगा। इन दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए हमने एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जोड़ी हुई है, इसे सॉल्ट पीस कहते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो इतनी चीजें आपने इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर देखनी है। क्या है फर्स्ट पॉइंट? जिंक रोड जिंक सल्फेट में डिप है, राइट साइड में कॉपर रोड कॉपर सल्फेट में डिप है। थर्ड पॉइंट, दोनों रोड कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं। फोर्थ पॉइंट, दोनों सॉल्यूशन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से कनेक्टेड हैं, जिसे सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, ये किस तरह से काम करता है। तो जहां तक हम जानते हैं, जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो सबसे पहले जिंक ऑक्सीडाइज होता है। जिंक अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा? जिंक प्लस 2 आयंस बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन तो इस रोड से इस वायर के थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, और आयंस टाइम के साथ साथ इस सॉल्यूशन में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को पाकर कॉपर प्लस 2 रिड्यूस होकर कॉपर की फॉर्मेशन करती है, यानी कि लेफ्ट साइड में जिंक का ऑक्सीडेशन और राइट साइड में कॉपर आयंस का रिडक्शन होता है। तो मैं अगर आपको इस इक्वेशन लिखता हूं, जिंक प्लस Cu प्लस 2 गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस Cu। तो आप देख रहे हैं जिंक तो हो रहा है ऑक्सीडाइज और कॉपर आयंस क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। इसीलिए लेफ्ट कंपार्टमेंट को हम एनोड बोलते हैं और राइट कंपार्टमेंट को हम कैथोड बोलते हैं। क्यों? एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। इसीलिए जो हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बना रखी है लेफ्ट साइड की, तो देखिए जरा, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन एनोड और ये नेगेटिव टर्मिनल बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे एक्यूमुलेट होते हैं। राइट साइड में राइट रिडक्शन कैथोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल इसे कहा जाता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पोलैरिटी में अंतर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, जबकि गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो क्या होता है, टाइम के साथ साथ जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट होते जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट में कैटायंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और राइट वाले कंटेनर में कॉपर प्लस 2 क्योंकि रिड्यूस होकर कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो इसके अंदर कॉपर आयंस तो कम होते जा रहे हैं, तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कॉपर की कंपैरेटिवली बढ़ती जा रही है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो कंटेनर है वो मोर एंड मोर पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है, और राइट साइड का कंटेनर सल्फेट आयन की अमाउंट बढ़ने के कारण किसके रिलेटिव? कॉपर आयंस के रिलेटिव क्या होता जा रहा है? नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा है। जिंक रोड लगातार डिसॉल्व होती जा रही है, ऑक्सीडेशन के कारण पतली होती जा रही है, और कॉपर रोड के ऊपर क्योंकि कॉपर प्लस 2 कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है, तो ये रोड क्या होती जा रही है? थिक होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, तो करंट कहां मूव करेगी? करंट की फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन की उल्टी होती है, तो करंट कैथोड से एनोड फ्लो करेगी और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड फ्लो करेंगे, और काफी लंबे टाइम तक ये काम चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे ये सेल काम करना बंद कर देता है।
इसके बंद करने का कारण ये है कि जब लेफ्ट साइड कंटेनर में पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी और राइट साइड के कंटेनर में नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का डिपार्चर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और यहां पर कौन से आयन इकट्ठे हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन यहां सल्फेट आयन की एक्सेस है, तो सल्फेट आयंस इलेक्ट्रॉन का आना रोक देंगे या कम कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन काम करता है। तो क्या होगा आप सोचिए, यहां से इलेक्ट्रॉन का जाना मुश्किल हो गया और वहां इलेक्ट्रॉन का पहुंचना मुश्किल हो गया, तो थोड़ी देर के बाद में सेल काम करना बंद कर देता है। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सोल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है। इसमें KCl KNO3 इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन को अगार एक मीडियम है प्लस जिलेटिन में बॉईल करके कूल किया जाता है। इससे एक सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा बन जाता है। इससे एक सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा बन जाता है, तो वो पेस्ट KCl का पेस्ट आपको इस पूरी ट्यूब के अंदर दिखाई देगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। अब आप कहेंगे इसका काम क्या है बच्चों? सोल्ट ब्रिज के बेसिकली 4 काम होते हैं। पहला काम मैं यहां लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आप कहेंगे कैसे सर? बच्चों यहां क्योंकि जिंक आयन एक्सेस में है, तो वो मूव करके इधर मूव कर सकता है। तो जो यहां पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो रहा था, मुझे इसको कम करना है, नहीं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जाना मुश्किल कर रहा है। तो यहां से डायरेक्ट भी जिंक आयंस इधर आ सकते हैं, यहां से एक्सेस सल्फेट आयंस भी इधर आ सकते हैं। तो एक तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिएट करेगा, और अगर ये आयंस के आने में कोई दिक्कत है या कम आ रहे हैं, तो उस केस में पोटेशियम आयन कहां जाएगा, जहां नेगेटिव चार्ज की एक्सेस है, और Cl नेगेटिव कहां आएंगे, जहां पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस है। यहां के क्लोराइड आयन जिंक +2 को न्यूट्रलाइज करेंगे और वहां जाके पोटेशियम सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करेंगे। धीरे धीरे इसका पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन का कम होता जाएगा, धीरे धीरे इस सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। इससे ये जिंक आयंस जो खूब सारे हो गए थे और इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन को जाना कंटिन्यू करते हैं। तो एक तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, फ्लो ऑफ करंट को कंटिन्यू करता है, फ्लो ऑफ करंट को कंटिन्यू करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट रिड्यूसेस LJP, वैसे तो कहना चाहिए LJJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। एक पोटेंशियल होता है, उसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये दो ऑपोजिटली चार्ज लिक्विड्स के आपस में कांटेक्ट में आने पर जनरेट होता है। अगर मैं सोल्ट ब्रिज का यूज ना करके इन दोनों सॉल्यूशन को डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आऊंगा, तो एक पोटेंशियल अराइज हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और उस पोटेंशियल की जो डायरेक्शन है वो अपने ओरिजिनल पोटेंशियल के ऑपोजिट होने के कारण वो हमारे मेन पोटेंशियल को डिक्रीज करने का काम करता है। इस चीज को दूर करने के लिए हमने सोल्ट ब्रिज का यूज किया हुआ है। अगर मैं आपको LJP समझाता हूं, अगर मैं आपको समझाऊं कि LJP क्या होता है, तो LJP में मान लीजिए ये दो सॉल्यूशन का कोई इंटरफेस है, ये दो सॉल्यूशन कांटेक्ट में है। हमको पता है कि रोड आपकी एनोड की नेगेटिवली चार्ज है, और कौन से चार्ज एक्सेस में है, पॉजिटिव आयंस एक्सेस में। उधर कॉपर की रोड पॉजिटिवली चार्ज है, और कौन से आयंस एक्सेस में है, नेगेटिव आयंस एक्सेस में। अब देखिए इस इंटरफेस के लेफ्ट में कैटायंस हैं और इसके राइट में एनायंस है, लेकिन पोटेंशियल की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टी है। ये जो मेन पोटेंशियल आ रहा है रोड टू रोड, इस पोटेंशियल को अपोज करता है कौन सा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस कारण से हमें जो वोल्टेज मिलती है वो कम हो जाती है। सोल्ट ब्रिज क्या करता है, इन दोनों सॉल्यूशन को क्लोज आना ही नहीं देता, इनको बीच में गैप आ गया, इस कारण से ये LJP प्रोड्यूस नहीं हो पाता, और या यूं कहें LJP के कारण जो नुकसान होता है वोल्टेज में वो हमें नहीं होता। तो इसको हम बोलते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट काम। चौथा इंपॉर्टेंट बात, LJP में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, एक तो मैंने बोला ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इसके कैटायंस और एनायंस हमारी सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों कैटायंस और एनायंस की जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी का मतलब होता है बच्चों, आप मान लीजिए स्पीड।
इन दोनों आयंस की ऑपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन में जाने की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए, नहीं तो इन चार्जेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एक ही टाइम पे नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए पोटेशियम की इधर आने की स्पीड Cl की उधर आने की स्पीड से डबल है, तो जितनी देर में मान लीजिए 2 पोटेशियम यहाँ आएंगे उतनी देर में वहां एक ही Cl जाएगा, जितनी देर में यहाँ 4 पोटेशियम आएंगे उतनी देर में वहां 2 ही Cl जाएंगे। अगर 2 ही Cl जाएंगे तो एक जिंक प्लस 2 को न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन अगर 4 पोटेशियम आ जाएंगे तो वो 2 सल्फेट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन फास्ट होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन स्लो होगा, उससे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हो जिसके दोनों आयंस की मोबिलिटी सेम हो, जितनी स्पीड से कैटायन राइट चैम्बर में जाएगा उसी स्पीड से अगर आयन लेफ्ट चैम्बर में चला जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। एक और खास बात आपको सोल्ट ब्रिज के अंदर याद रखनी है कि सोल्ट ब्रिज में आयंस की फॉर्म में आप KCl कब यूज नहीं कर सकते, जब आपके हाफ सेल में से कोई भी सिल्वर का, गोल्ड का, मर्क्यूरस का या लेड का, अगर आपके हाफ सेल में पार्टिसिपेट होने वाले आयंस, जैसे यहां पे जिंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां कॉपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में आपके पास सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरस या लेड आयंस है तो हम KCl का यूज इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चारों आयंस क्लोराइड आयंस के साथ प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, यानी कि एक तरह से वो इन्वॉल्व हो जाएगा आयन और हमारे सेल रिएक्शन में डिस्टर्बेंस आएगी। तो याद रखिएगा उस केस में हम KNO3 का या NH4NO3 का एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, KCl का यूज नहीं करते। तो ये आपका सोल्ट ब्रिज का फंक्शन है। फिर मैं बात करना चाहता हूं इस सेल के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अगर मुझे कोई कहेगा कि गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करके बताओ तो हम कैसे कहते हैं? हम कहते हैं 2 हाफ सेल का कॉम्बिनेशन है। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने हाफ सेल पढ़े हुए हैं, तो आपको अच्छे से पता है अगर लेफ्ट साइड में जिंक है, जिंक सल्फेट के साथ में, तो पहले मेटल लिखा जाता है एनोडिक साइड पे और फिर मेटल का आयन लिखा जाता है। आप लोग जानते ही मेटल मेटल आयन हाफ सेल मैंने आपको सिखाया हुआ है, लेफ्ट में मेटल फिर उसका आयन, और यहां पर पहले मेटल का आयन लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? मेटल। ये सॉलिड फेज में है, ये एक्वस सॉल्यूशन की फेज में है, ये एक्वस, ये सॉलिड, लेफ्ट साइड वाला एनोड है और राइट साइड वाला कैथोड है, और बीच में ये जो पैरेलल लाइंस दिखाई जाती हैं ये सोल्ट ब्रिज को इंडिकेट करती है। ये जो पैरेलल लाइंस दिखाई जाती हैं ये सोल्ट ब्रिज को इंडिकेट करती हैं। तो इसको बोलते हैं बेटे सेल रिप्रेजेंटेशन। जहां तक सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद इसकी नस्ट इक्वेशन लिखने का सवाल है, तो आपको पता ही है हाफ सेल में आपने ये भी सीखा हुआ है कि नस्ट इक्वेशन में एनोडिक हाफ वाले पोर्शन की कौन सी इक्वेशन लिखी जाती है? ऑक्सीडेशन की। कैथोडिक हाफ सेल की कौन सी इक्वेशन लिखी जाती है? रिडक्शन की। तो अगर मैं कंप्लीट नस्ट इक्वेशन लिखता हूं तो मेरा आंसर आएगा जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स जिंक प्लस 2 एंड कॉपर, और इससे जो मेरी नस्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ सॉलिड फेज वाला केमिकल तो लिखा नहीं जाता, तो ऊपर तो आ जाएगा जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन और नीचे आ जाएगी कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन। इस तरह से मैं गैल्वेनिक सेल की वोल्टेज को निकाल सकता हूं। एक छोटी सी बात अगर मैं आपको कहूं, टाइम के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन तो बढ़ती जाती है और कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करता हूं, टाइम के साथ साथ मान लीजिए जिंक प्लस 2 इंक्रीज होता गया और कॉपर प्लस 2 डिक्रीज होता गया, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये लगातार बढ़ता जाएगा, और ये माइनस साइन के साथ है, यानी कि ई नोट यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से माइनस होने वाली टर्म बढ़ती जाएगी। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? टाइम के साथ साथ क्या ई सेल की वैल्यू घटती नहीं जाएगी क्या? यस, यानी कि जब भी गैल्वेनिक सेल काम करता है तो टाइम के साथ साथ इसकी वोल्टेज रिड्यूस होती जाती है और एक मिनिमम वोल्टेज के बाद में ये काम करना बंद कर देता है। तो इतनी चीजें
हमें गैल्वेनिक सेल के बारे में सीखनी है। आइए 1-1.5 मिनट में इसको हम रिवाइज करें, टोटल कितने पॉइंट्स हम बना सकते हैं इसके। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्शन की, फिर मैं बात करूंगा वर्किंग की, फिर मैं बात करूंगा सोल्ट ब्रिज की, फिर मैं बात करूंगा नस्ट इक्वेशन की और लास्ट में इसकी रिप्रेजेंटेशन की। तो जहां तक कंस्ट्रक्शन का सवाल है, हमने क्या क्या सीखा। लेफ्ट साइड में जिंक रोड जिंक के सॉल्यूशन में है, राइट साइड में कॉपर रोड कॉपर के सॉल्यूशन में है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट किया हुआ है और दोनों सॉल्यूशंस को हमने सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, इससे जिंक +2 सॉल्यूशन में आएंगे, इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। राइट साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड के पास कॉपर आयंस आएंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट यानी कि जिंक टू कॉपर, करंट का फ्लो राइट टू लेफ्ट यानी कि कॉपर से जिंक। टाइम के साथ साथ जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, टाइम के साथ साथ कॉपर +2 की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, यानी कि टाइम के साथ साथ लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा और टाइम के साथ साथ राइट हैंड कंपार्टमेंट नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा। उसके बाद मैंने बोला कि हम सोल्ट ब्रिज की बात करें। सोल्ट ब्रिज क्या है, एक मीडियम अगर के अंदर प्लस जिलेटिन के अंदर सेमी सॉलिड फॉर्म में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है। ये क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, ये दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंटिन्यू करता है। क्यों, मैंने आपको इसकी प्रोसेस बताई कि लेफ्ट साइड में एक्सेस ऑफ जिंक आयंस को इसके एनायन न्यूट्रलाइज कर देते हैं और राइट साइड में एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस को इसके कैटायंस न्यूट्रलाइज कर देते हैं और लास्ट ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करता है क्योंकि दोनों सॉल्यूशन को बिल्कुल पास में आना ही नहीं देता। फिर हमने बात की इस सेल के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन की, जिंक +2 डबल एरो कॉपर और नस्ट इक्वेशन में जिंक +कॉपर +2 डबल एरो जिंक +2 कॉपर। और नस्ट इक्वेशन जब लिखी जाती है तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ जिंक +2 अपॉन कॉपर +2। टाइम के साथ साथ जिंक +2 बढ़ता जाएगा, कॉपर +2 घटता जाएगा, तो जो आपका राइट साइड का एक्सप्रेशन है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव साइन में है। तो ई सेल की वैल्यू भी टाइम के साथ साथ घटती जाएगी। इट इज ऑल अबाउट गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहें, मैं आपके लिए एक सीक्वेंस में और वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।